हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और प्रावधान। देखिए, इन सब टॉपिक को हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संवैधानिक मूल्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। आइए हम पहले थोड़ा संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। संविधान किसी देश, राष्ट्र या राज्य का मूलभूत कानून या नियम है जो सरकार की व्यवस्था और सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। संविधान की रूपरेखा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करती है। संविधान का कानून का स्रोत है, एक प्रमुख और प्राथमिक दस्तावेज है। यह राष्ट्र को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा प्रदान करता है और समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है। किसी देश का संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है जो देश की नींव का निर्माण करते हैं और जहां हम नागरिकों के रूप में रहना चाहते हैं। संविधान नियमों, सिद्धांतों और मूल्यों और प्रक्रियाओं का एक समूह है जिसके द्वारा देश में सद्भाव स्थापित किया जाता है। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में अनुच्छेद और खंड है जो शिक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय लोकचारों और आकांक्षाओं को दर्शाती है। आज़ादी के पश्चात भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक संविधान समिति बनाई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सीमित नहीं होगा, समिति होगा, ठीक है, समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान का प्रारूप समिति द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया। कि आपको पता है जो हमारा संविधान था, संविधान सभा का निर्माण कब किया गया था? 1946 में किया गया था संविधान सभा का निर्माण। और ये क्यों किया गया था संविधान सभा का निर्माण? ताकि क्या बन सके, हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एक तो लिखित संविधान है और इसमें क्या हो सके, जो भी नियम कानून बनने हैं वो सब बन सके। इसलिए क्या किया गया, 1946 में संविधान सभा बनाया गया। और ये कब बनकर तैयार हो गया था आपका संविधान? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको तैयार होने में। भारत का संविधान है 26 नवंबर को आपका संविधान 1949 को आपका संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को आपका क्या किया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इसके एक तो वो प्रथम राष्ट्रपति थे और स्थायी अध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। और जो आपका प्रारूप अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान का प्रारूपण 15 अगस्त 1947 के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा प्रथम कानून मंत्री के लिए आमंत्रित किए गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 29 अगस्त को वह संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और उन्हें भारत के नए संविधान लिखने का प्रभार मिला। अम्बेडकर के द्वारा प्रारूपित नए संविधान को प्रथम और प्रधान दस्तावेज उल्लेखित किया गया। संवैधानिक मूल्य देखते हैं। संविधान में प्रतिस्थापित मूल्य मूल मूल्य है और ये विभिन्न प्रावधानों और अनुच्छेदों में परिलक्षित है। संविधान के दृष्टिकोण की शक्ति इसकी प्रस्तावना में निहित है। यह मूल्य मानव समाज के अस्तित्व और विकास के लिए सार्थक है। प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्य वास्तव में संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य है। आपने सुना होगा कि हमारी जो प्रस्तावना होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं ना, तो हम ये पढ़ेंगे अभी। भारत के संविधान में शामिल मूल्य लोकतांत्रिक, मानवीय और सार्वभौमिक है। प्रस्तावना में प्रतिबिंब मूल्य है, संप्रभुता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय
समता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानव गरिमा और देश की एकता और अखंडता है। ये सब हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट देखिए आपका है संप्रभुता। प्रस्तावना में उल्लेखित मूल्य हैं, तो फर्स्ट आपका उसमें संप्रभुता है। संप्रभुता का अर्थ है पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है। मतलब क्या है इसका, कि जो भारत है वो आंतरिक रूप से क्या कर सकता है, अपना कुछ आंतरिक हो या बाह्य रूप से वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। कोई भी उस चीज़ में दूसरा देश इंटरफेयर नहीं करेगा। यह आंतरिक और तौर पर शक्तिशाली है और बाहरी तौर पर किसी भी विदेशी शक्ति के नियंत्रण से मुक्त है और कोई भी इसके अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मंच पर संप्रभुता का यह मूल्य भारत को एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में लाने के लिए सम्मान देता है। देश की जनता ही सरकार को मनोनीत करती है। सेकंड देखिए आपका है समाजवाद। समाजवादी व धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसका अर्थ है लोकतांत्रिक और अहिंसक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना। मतलब कि समाजवाद का मतलब है कि बिना किसी हिंसा किए हमें क्या करना चाहिए, साधनों के माध्यम से समाजवाद लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है, जिसमें निजी, सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए एक साथ कार्य करते हैं। समाजवाद का मतलब ही यही होता है कि क्या करे, सब मिलजुल कर काम करे और समाजवाद में आपको हर किसी को इक्वल अधिकार मिलेगा, या कोई भी संसाधन है तो उसका इक्वल वो होगा। शैक्षिक संस्थाओं और सुविधाओं का किसी भी संजातीय या सामाजिक अंतर के बगैर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। मतलब सबका उस चीज़ पे क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। थर्ड देखिए आपका है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है सभी धर्मों का सम्मान, और मतलब क्या करना चाहिए, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राज्य सार्वजनिक कोष से किसी भी विशिष्ट धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। मतलब है जो राज्य है, राज्य का मतलब है गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट कभी भी किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करेगा, वो सभी के धर्म को समान समर्थन देगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। समर्थन देने का मतलब ये नहीं होगा कि वो उसके प्रचार में मदद करेगा। उसका मतलब है एक धर्मनिरपेक्ष का कि विशिष्ट धर्म का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म का समर्थन कर रहा है, वो सबको इक्वल मानना चाहिए सरकार को। और सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति या समूह के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति शैक्षिक संस्थाओं की सुविधाओं का आनंद ले सकता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं उसमें सभी धर्म के बच्चों को जाने का पूरा अधिकार है। तो ये हो गया आपका शैक्षिक संस्थाएं, चाहे वह किसी भी धर्म, प्रथाओं और धर्म में विश्वास रखता हो। फोर्थ है आपका लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि लोग राज्य, संघ और स्थानीय सभी स्तरों पर अपनी सरकार का चुनाव स्वयं करेंगे। देश की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र समाज में स्थिरता और प्रगति लाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब भी होता है कि एक ऐसा गणराज्य जिसमें लोकतंत्र होता है ना, कि लोगों द्वारा चुना जाता है अपना प्रतिनिधित्व, और उससे क्या होता है कि जिससे ज़्यादा मत मिलेगा वो जीत जाएगा। फिफ्थ देखिए आपका न्याय। न्याय का अर्थ है लोगों को वस्त्र, भोजन, आवास, निर्णय लेने और मानवीय गरिमा के साथ जीने के मौलिक अधिकारों का हक है। तो ये आपका न्याय होगा। अगर आपको इन सब चीज़ का अधिकार मिल रहा है तो इसका मतलब आपके साथ न्याय हो रहा है। अगर इन सब चीज़ों में से किसी का भी आपके साथ हनन किया जा रहा है तो आपका हक मारा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो प्रस्तावना में न्याय के सभी पहलू जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शामिल है। सामाजिक न्याय लिंग, जाति, वर्ग, धर्म, रंग भेद, नागरिकता, जातीयता और उम्र के पहलुओं को बिना अपेक्ष के सभी के लिए समान अधिकारों को दर्शाता है।
आर्थिक न्याय का अर्थ है कि गरीबी, भूतकालीन अन्याय को समाप्त करने की सरकार की पहल। यह बौद्धिक व प्राकृतिक संपदा के समान वितरण की खोज करता है। कोई भी व्यवस्था न्याय को तब तक सुनिश्चित नहीं कर सकती जब तक वह अपने नागरिकों को धर्म, जाति और अन्य सामाजिक विविध कारकों से निरपेक्ष होकर शिक्षा प्रदान करे। सिक्स्थ देखिए आपका समता। समता सभी को लाभ और हानि के वितरण में निष्पक्षता दर्शाता है और हर एक व्यक्ति को जीवन स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने का हक है। समाज के कुछ समूहों को अतीत व वर्तमान अन्याय के आधार पर वंचित रखा गया है, इसलिए इन वंचित समूहों को उनके साथ हुए अन्यायों के निवारण के लिए कुछ कर्तव्य और अधिकार दिए गए हैं। देखिए आपको इसमें किसकी बात कही गई है कि आपको पता है जो कुछ ऐसे जैसे जो दलित वर्ग के लोग होते हैं, दलित जाति होती है, जिनको आरक्षण मिलता है ना, तो उनके लिए क्या किया गया है सरकार ने कि आरक्षण प्रदान किए गए हैं, ताकि क्या हो, उनको ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अन्याय के आधार पर वंचित रखा जाता है। इनको हमेशा इनके साथ ज़्यादातर अन्याय हुआ है और इन्हें समाज से बिल्कुल वंचित किया गया है, जिसकी वजह से सरकार को इनको आरक्षण देना पड़ता है। सेवेंथ है आपका समानता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान हैं। सभी नागरिकों को लिंग, वर्ग, जाति, पंथ, जन्म और धर्म के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान अवसर देने चाहिए। अवसरों की समानता का अर्थ है हर किसी को अपनी प्रतिभा विकसित करने और अपनी आजीविका अर्जित करने के साधनों का चयन करने का समान अवसर है। मतलब सभी को क्या करने का अधिकार है कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, सभी को जो समाज में बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलने का अधिकार है, कि ऐसा ना हो कि सरकार एक जाति को इतना ज़्यादा वो दे रहा है, प्रॉफिट कर रहा है और दूसरी जाति को बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए कि वो नौकरी पा सके और अपनी आजीविका अर्जित कर सके। आठवां देखिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता प्रस्तावना में परिलक्षित मूल मूल्य है जो चिंतन, विश्वास, अभिव्यक्ति, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को दर्शाता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अध्ययन और व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता होती है। कोई भी वो सब्जेक्ट पढ़ सकता है ना। देश के प्रत्येक नागरिक को किस चीज़ का अधिकार है कि वो कोई भी चीज़ का अध्ययन कर सकता है, किसी भी चीज़ का व्यवसाय कर सकता है, जॉब कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता है, किसी के ऊपर विश्वास कर सकता है, किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकता है और आस्था कर सकता है। इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता देता है हमारा प्रस्तावना। नाइन्थ है आपका बंधुत्व। भारत के सभी व्यक्तियों में सामान्य भाईचारे की भावना है। इसकी अनुपस्थिति में भारत विभाजित है। क्या मतलब है इसका कि अगर भाईचारे की भावना नहीं होगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं विभाजित हो जाएगा। अस्पृश्यता, सांप्रदायिक या स्थानीय भेदभाव की भावनाओं के उन्मूलन के पश्चात ही बंधुत्व को प्राप्त किया जा सकता है। जब इन सब चीज़ों का समाधान निकलेगा तभी हम भाईचारे को बढ़ा सकते हैं और बंधुत्व को अपना सकते हैं, जो कि राष्ट्र की एकता के मध्य आती है। ये सब चीज़ें क्या चीज़ हमारी एकता के मध्य आती है? भेदभाव, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब होता है जो आपके साथ छुआछूत होता है ना, जो नीची जातियों के साथ छूत होता है, उसे बोलते हैं अस्पृश्यता। और समाज के विभिन्न समूहों के मध्य मित्रता की भावना जागृत करने के लिए स्कूल एक उचित स्थान है। और अगर इन सब चीज़ों को क्या करना है, हटाना है, हमें सांप्रदायिक लाना है, अस्पृश्यता को हटाना है, स्थानीय भेदभाव की भावनाओं का उन्मूलन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाज के विभिन्न समूहों को मध्य मित्रता की भावना जागृत करने के लिए स्कूल एक उचित स्थान है, कि हमें उन सबको ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म के लोग बराबर जाएंगे। जब सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनमें कहीं ना कहीं बंधुत्व आएगा। जो बच्चे हैं वो एक साथ जब पढ़ते हैं तो उनको एक दूसरे के धर्म को कहीं ना कहीं जानने में मदद मिलती है और एक दूसरे के विचार को समझने में मदद मिलती है। 10th है आपका व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा बंधुत्व को बढ़ावा देकर प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति का गौरव अवश्य ही सुरक्षित होना चाहिए। यह लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रियाओं में सभी व्यक्तियों की समान सहभागिता पर बल देता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं।
11th है आपका देश की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान अपने नागरिकों से राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने के कर्तव्य की अपेक्षा करता है। देश के स्वतंत्र स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता आवश्यक है। इसलिए राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने पर बल दिया गया है। शिक्षा का व्यक्तिगत और सामाजिक महत्व है। प्रस्तावना नागरिकों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का वहन करती है, जिससे शिक्षा के माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा से ही हम क्या कर सकते हैं कि एकता ला सकते हैं, अखंडता ला सकते हैं। ठीक है, देखिए आपका थर्ड टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। भारत का संविधान नागरिकों द्वारा परिणत किए जाने वाले कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मौलिक कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रवाद, देशभक्ति, पर्यावरणवाद, मानवतावाद, सौंदर्यपूर्ण जीवन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन, लिंग समानता और व्यक्तिगत तथा सामुदायिक उत्कृष्टता जैसे मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए 1976 में 42वें संशोधन के पश्चात मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में रखे गए हैं। इसके कथनानुसार यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कब इस 42वें संशोधन में क्या किया गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन में आपका भारतीय मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं। फर्स्ट है आपका संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सेकंड आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले ऊंचे आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड है आपका भारत की प्रभुत्व, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। फोर्थ है आपका आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करें। फिफ्थ है आपका भारत के सभी वर्गों के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और स्त्रियों की गरिमा का सम्मान करें। समरसता का मतलब होता है कि सभी वर्गों में प्यार बांटे और भ्रातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारे की भावना रखें और स्त्रियों की गरिमा का सम्मान करें। देखिए एक क्वेश्चन आपका जो पेपर में बहुत आता है, शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता, कि हमें शिक्षा के लिए क्या होता है, संवैधानिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों है। ये कुछ प्रासंगिकता का मतलब ही होता है कि हमें वर्तमान में इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो संविधान के राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्य शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं, मतलब किए जा सकते हैं। संविधान और इसमें प्रतिस्थापित मूल्य ही शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करने का स्रोत है। भारतीय कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों का विकास है और इसे शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। संविधान की मूल बातें सीखने और समझने मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में मूल्यों को विकसित करने के लिए नवीन शिक्षण विधियां अधिक प्रभावशील होंगी। विद्यार्थियों को धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों की शिक्षा देने में उनमें मजबूत और तरंगित भावनाएं उत्पन्न होगी। इससे उनमें सही प्रकार के नागरिक स्वतंत्रत्व का विकास होगा। एक धर्मनिरपेक्ष और व्यापक दृष्टिकोण विकसित होगा। संवैधानिक मूल्य युवा मन में परिक्रामी संकल्पनाओं के भोजन के रूप में कार्य करते हैं। यह उनके भाग्य और योजनाओं को आकार देता है। मूल्य मानव समाधानों के विकास में सहायक है, जो बदले में राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि और बहुलता लाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य तर्क और समझ के आधार पर इन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करना है। इस तरह प्रतिबद्धता निर्मित करने के लिए विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में संवाद और संभाषण के लिए स्थान प्रदान करना चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया गया है। फर्स्ट देखिए किस किस चीज़ों पर बल दिया गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों धारित करना। लोकतंत्र तब संपन्न होता है जब लोग
अपने कर्तव्यों, अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के उपायों को जानते हैं कि वो कैसे लोकतांत्रिक। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तब तक वो कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझ पाएंगे, उनको धारित कर पाएंगे, है ना। तो शिक्षा व्यक्तियों को लोकतांत्रिक नागरिकता के मूल्य को विकसित करने के लिए मार्गदर्शित करती है ना। उनको समझाती है कि लोकतांत्रिक में क्या होता है और लोकतंत्र क्यों इतनी इम्पोर्टेंट रखती है और उनका चुनाव करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार लोगों में सही और गलत पहचानने में मदद करती है। यह उनको आसपास में फैली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। लोकतंत्र एक ऐसे नागरिक का सृजन करता है जो उसका स्वायत्त से पालन करे और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे ताकि वह अच्छा प्रदर्शन कर सके। देखिए, सेकंड है आपका सामाजिक मूल्य और कौशलों का विकास। कैसे ये सामाजिक मूल्य और कौशलों का विकास करती है? शिक्षा वह हथियार है जिसके द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण होता है ना। जब एक बच्चा पढ़ लिख लेता है तो क्या होता है, उसका वो समाजीकरण कर पाता है ना, कि लोगों को समझ पाता है वो। शिक्षा के माध्यम से सहयोग, सहिष्णुता, साझाकरण, सहानुभूति और दूसरों की संस्कृति का सम्मान आदि मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जब लोग पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के धर्म का, संस्कृति का सम्मान करना सीख जाएंगे। शिक्षा व्यक्ति को समाज में अनुकूलन करने और सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कार्य करने में मदद करती है। फिर इससे क्या होगा, वो समाज सुधारने में और अन्य चीज़ों में देश के काम आ सकेंगे। थर्ड है आपका नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना। लोकतंत्र तब संपन्न होता है जब उसके लोगों में नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों की भावना स्थापित होगी। मूल्यों के अभाव में ज्ञान मूल्यहीन है। जब क्या होगा, व्यक्ति में नैतिकता आएगी और आध्यात्मिक, अपने देश के प्रति वो क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। तो इन सब चीज़ों को प्रोत्साहन कब मिलेगा, जब लोग शिक्षित होंगे। फोर्थ है आपका व्यावसायिक कौशलों का विकास। राष्ट्र का विकास उसके आर्थिक पहलू पर निर्भर करता है कि कब हम कह सकते हैं कि भारत का विकास हो रहा है या राष्ट्र का विकास हो रहा है। जब तक है जो क्या होगा, जब तक लोग पढ़ने लिखने नहीं लग जाएंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो किसी भी चीज़ में उनको काम मिल सकेगा ना, व्यवसाय उनका बढ़ेगा। व्यवसाय बढ़ेगा तो क्या होगा, देश को भी कहीं ना कहीं आर्थिक प्रॉफिट होगा, जिससे व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को न केवल उसकी आजीविका अर्जित करने में मदद करती है, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व पूंजी की वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब इससे देश को भी फायदा होगा और जो काम कर रहा है, जो शिक्षित व्यक्ति है, वो भी अपना आजीविका अच्छे से चला पाएगा। आजीविका का मतलब होता है वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। व्यक्ति के मन में भी कार्य की गरिमा के प्रति प्रशंसा का भाव विकसित होगा। फिफ्थ देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना। भारत संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति और वर्ग की विविधता का देश है। आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो क्या है, बहुत सारी यहाँ पे संस्कृतियाँ हैं, धर्म है, भाषा है, जाति है, वर्ग है ना। ये सारे चीज़ की विविधता है हमारे देश में। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय एकजुटता की साधना का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। सामाजिक एकीकरण प्राप्त किया जा सकता है ना। कि इन सब चीज़ों से क्या होगा कि लोगों में ये हम जगा सकते हैं कि वो एक बनकर रहे, वो इन धर्म के चक्कर में ना पड़े, वो भारत के लोगों को अपना एक परिवार माने। इन सब चीज़ों के बारे में वो कब सोचेंगे, जब वो शिक्षित हो जाएंगे। तो ये सब क्या था, हमारा मौलिक कर्तव्य थे जो हमने पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। 2 टॉपिक हम पार्ट 2 में करेंगे। 2 टॉपिक आपका बच जाएगा, मौलिक अधिकार और भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। ये हम पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ के स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।